हेलो फ्रेंड्स, हाय, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और मैं उदिन कुमार आप लोगों के लिए नेक्स्ट एपिसोड लाया हूँ। हमारा चैप्टर 1 है आज से ITI फीटर ट्रेड के लिए। इससे पहले वाले वीडियो में हमने ट्रेड थ्योरी से रिलेटेड सिलेबस को कवर किया था। आज से हमारा फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। शुरू करते हैं। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी लाइक और सब्सक्राइब कर दें, और प्लीज़ कोई सजेशन हो तो कमेंट में ज़रूर बताएँ। चलिए शुरू करते हैं। ये हमारा ITI ट्रेड थ्योरी का फर्स्ट चैप्टर है। हम पूरा इंट्रोडक्शन के साथ शुरू करते हैं। हमारा पहला चैप्टर है, उसका नाम है परिचय, व्यवसाय सुरक्षा एवं सुरक्षा साधन सावधानियाँ, ट्रेड इंट्रोडक्शन, सेफ्टी एंड प्रिकॉशंस। पहले हम चैप्टर पढ़ने से पहले ITI का फुल फॉर्म देख लेते हैं। ITI मतलब इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, अर्थात औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान। इसे हम कॉलेज नहीं कहेंगे, यह एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है जहाँ प्रशिक्षण दिया जाता है। और ITI को रेगुलेट कौन करता है? तो नेशनल काउंसिल वोकेशनल ट्रेनिंग, NCVT जिसको हम लोग कहते हैं। एक और होता है स्टेट स्तर पर, राज्य स्तर पर, जिसको SCVT कहते हैं। उसका फुल फॉर्म हो जाएगा स्टेट काउंसिल वोकेशनल ट्रेनिंग। अब इसमें एक कौशल शब्द का उपयोग होता है। कौशल अर्थात कि स्किल वर्ड, जो कैसे कौशल किसे कहते हैं? जिससे कोई ऐसा टैलेंट, कोई ऐसा गुण हमारे अंदर जिससे हम अपने प्रोफेशनल लाइफ को शुरू कर सकते हैं, या यूँ कहें कि जिसके ज़रिए हम अपनी कमाई स्टार्ट कर सकते हैं, उसको आप स्किल कह सकते हैं। चलिए, अब हमारा जो मेन टॉपिक है वो शुरू हो रहा है। फीटर आखिर कहते किसको हैं? फीटर कौन कौन हो सकता है? फीटर होने की क्या योग्यताएं हैं? मतलब उसके अंदर कौन सा क्वालिटी होना चाहिए कि हम उस व्यक्ति को फीटर कहेंगे? तो फीटर कहते हैं किसी भी प्रकार के मशीन के पार्ट्स को कुशलतापूर्वक असेंबल या डिसेंबल करने वाला व्यक्ति फीटर कहलाता है। नोट करिएगा फ्रेंड्स, किसी भी प्रकार का मशीन के पार्ट्स को या तो असेंबल कर दे या डिसेंबल कर दे, यानी कि पार्ट पुर्जे को खोल करके ऑयलिंग ग्रीसिंग करके फिर से लगा दे, या फिर डिसेंबल करके उसके पार्ट पुर्जे को ठीक करके फिर से लगा दे। या फिर इसका हम दूसरा डिफिनेशन देखेंगे, जो कि अपने इंडस्ट्रियल के हिसाब से, यानी कि उद्योग धंधों के हिसाब से एक फीटर को किस प्रकार से परिभाषित किया जाता है। तो दूसरा परिभाषा है हमारा कि उद्योग में फिटिंग संबंधित कार्य करने वाला व्यक्ति फीटर कहलाता है। अब फिटिंग संबंधी कार्य कौन करेगा? जैसे किसी उद्योग धंधे में कोई पार्ट पुर्जा, किसी मशीन के पार्ट पुर्जे खराब हो गए, तो उसको कोई जो ट्रेनिंग लिया हुआ एक कर्मी, वो किस प्रकार से मशीन के उस पार्ट को फिट करेगा, उसे उद्योग धंधों में फीटर कहते हैं। तो आई होप कि आपको फीटर किसे कहते हैं क्लियर हो गया होगा। फीटर का मेन काम क्या होता है कि मशीन को असेंबल या डिसेंबल कर दे, डिसेंबल करके उसे फिर से लगा दे, या फिर यूँ कहें कि मशीन के पार्ट को मेंटेनेंस करता रहे, या फिर फिटिंग संबंधी कार्य करे। मुख्य फीटर के लिए तो मुख्य कार्य है फिटिंग संबंधी कार्य करे। अब चलिए पहले अब फीटर का फुल फॉर्म हम देख लेते हैं। तो फीटर का फुल फॉर्म क्या होगा? देखिए, पहले तो हम फीटर पूरा लिख लेते हैं, FITTER। इसमें F का मतलब हो गया फिटनेस, I का मतलब हो गया इंटेलिजेंट, T का मतलब हो गया टैलेंट, और T का मतलब हो गया टारगेट, और E का मतलब हो गया एफिशिएट, और R हमारा हो गया रेगुलेटरी। यानी कि एक फीटर के अंदर, फीटर की परिभाषा में ही उसका क्वालिटी प्रदर्शित है। आप गौर करेंगे तो पाएंगे कि फीटर के अंदर उसका फिटनेस होना चाहिए, उसके अंदर एक टैलेंट होनी चाहिए, यानी इंटेलिजेंट होना चाहिए, उसके अंदर इंटेलिजेंसी होनी चाहिए, और एक टैलेंटेड पर्सन होना चाहिए। और फीटर हमेशा टारगेटेड होना चाहिए कि मुझे ये काम को इतने टाइम में करना है तो करना है, और एफिशिएटिव रहना चाहिए, कार्य करने की क्षमता उसके अंदर होनी चाहिए। और फीटर हमेशा रेगुलरिटी को फॉलो करना चाहिए, यानी कि रेगुलर काम करना चाहिए। तो फीटर के ये गुण होंगे। चलिए अब हम फिर से स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट स्टेप कि फीटर को किन संक्रियाओं की जानकारी होनी चाहिए, फीटर के अंदर कौन कौन से गुण होने चाहिए कि हम उस व्यक्ति को फीटर कहेंगे। तो फीटर के अंदर निम्नलिखित संक्रियाएं या जानकारी होनी चाहिए, जैसे कि फाइलिंग हो गया, टर्निंग हो गया, वेल्डिंग हो गया, ड्रिलिंग हो गया, रीमिंग हो गया, चिपिंग हो गया, सोल्डिंग हो गया, फोर्सिंग हो गया, सीट मेटल वर्क हो गया, मरम्मत का कार्य हो गया, यानी कि रिपेयरिंग रिलेटेड वर्क हो गया, और हो गया पार्ट फिटिंग और हेक्सोइंग आदि कार्यों की जानकारी होनी चाहिए। यानी कि एक फीटर को इन सब चीज़ों के ऊपर पूर्णतः कमांड होना चाहिए, तभी हम किसी भी व्यक्ति को फीटर कह सकते हैं। फाइलिंग, जिसे हम फाइल एक टूल होता है, हैंड टूल है फीटर के लिए, तो उससे फीटर मेटल पर काम करता है, टर्निंग करता है, वेल्डिंग लोहों को जोड़ने के लिए वेल्डिंग का क्रिया करता है, ड्रिलिंग करता है, ड्रिलिंग मशीन से ड्रिलिंग करता है, रीमिंग का कार्य करता है, चिपिंग का कार्य करता है, सोल्डिंग करता है, सीट मेटल वर्क करता है। सीट मेटल वर्क में फीटर को एक मेटल दे दिया जाता है और जॉब का ड्राइंग दे दिया जाता है, और कहा जाता है कि आप इस प्रकार का फिटिंग बनाइए, या फिर कोई फीटर अगर ट्रेंड होकर के
किसी इंडस्ट्रियल में गया है तो उसको अपने मशीन के हिसाब से या फिर अपने कोई कार्य के हिसाब से फिटिंग अलग अलग तरीक़ों से बनाना होता है। या फिर मशीनों के लिए मरम्मत कार्य करना होगा, पाइप फिटिंग का कार्य हो गया, हेक्सोइंग हो गया, हेक्सो ब्लेड से जो हेक्सोइंग करता है मेटल को काटने के लिए हेक्सोइंग हो गया। हमारा अब नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ फिटर। आखिर ये फिटर कितने प्रकार के होते हैं, किन किन लोगों को हम फिटर कह सकते हैं। तो इसमें हमारा पहला है बेंच फिटर, देख सकते हैं बेंच फिटर। दूसरा हो गया असेंबल फिटर, फिर हो गया डाई फिटर, फैब्रिकेशन फिटर, पाइप फिटर, मेंटेनेंस फिटर। एक एक करके हम अब इसको देखते हैं। पहला जो बेंच फिटर है, इस फिटर द्वारा अधिकांश कार्यों में रेती का यानी फाइल को हम बोलचाल की भाषा में रेती कहते हैं, रेती का प्रयोग किया जाता है। यानी कि एक बेंच फिटर अधिकांश रूप से उसके पास जो टूल होगा वो होगा फाइल। एक कुशल बेंच फिटर बनने के लिए फाइलिंग यानी कि एक कुशल बेंच फिटर बनने के लिए हमारे अंदर कौन कौन सा टैलेंट होना चाहिए। तो उसमें होना चाहिए फाइलिंग आना चाहिए, कटिंग आना चाहिए यानी कि मेटल पर कटिंग आना चाहिए, ड्रिलिंग मशीन पर ड्रिलिंग करना आना चाहिए, चिपिंग करना आना चाहिए, थ्रेडिंग करना आना चाहिए इत्यादि इसी तरह की और भी कार्य करने की आवश्यकता है। यह हो गया हमारा बेंच फिटर। अब हम चलते हैं असेंबल फिटर। असेंबल फिटर या फिटर मशीनों के पुर्जों को खोलकर फिट करता है, अर्थात उसको असेंबल करता है। यानी कि असेंबल फिटर जो होता है मशीन के पुर्जों को खोल करके उसमें ऑयलिंग ग्रीसिंग करने के बाद उसको फिर से असेंबल कर देता है, उसको हम असेंबल फिटर कहते हैं। नेक्स्ट हो गया डाई फिटर। यह फिटर किसी वस्तुओं के साइज व बनावट के अनुसार डाई का निर्माण करता है। यानी कि डाई फिटर का काम क्या होता है कि कोई भी वस्तु है उसके साइज के अनुसार उसको एक स्ट्रक्चर बना करके दे देना है, वही होगा डाई फिटर। फैब्रिकेशन फिटर। फैब्रिकेशन फिटर में का कार्य होता है, फैब्रिकेशन फिटर का कार्य इस फिटर द्वारा किया जाता है। यानी फैब्रिकेशन से संबंधित जितने भी कार्य होंगे वो फैब्रिकेशन फिटर ही करेगा। इसके अंतर्गत क्या आता है, तो इसके अंतर्गत धातु के सीट पर रिवेटिंग जोर लगाकर वस्तुओं का निर्माण किया जाता है। जैसे अलमारी बनाना हो गया, बेंच बनाना हो गया, स्टूल बनाना हो गया। इस समय आपने गौर किया होगा कि थोड़ा सा रिवेटिंग जोर लगाया होता है दोनों बल से, वो एक कील की तरह ही होता है लेकिन कील उसके दोनों माथे पर प्लेन रहता है, यानी कि उसका जो कील का जो सिर रहता है दोनों तरफ से चिपटा रहता है, उसी को रिवेटिंग जोर कहेंगे। अलमीरा, बेंच, स्टूल। अब नेक्स्ट फिटर है हमारा पाइप फिटर। इस फिटर को तो सब कोई जानते होंगे। पाइप फिटर कार्य करने वाले व्यक्ति को प्लम्बर कहते हैं। प्लम्बर तो ज़्यादा फेमस है। देखिए पाइप से संबंधित जितने भी कार्य होगा वो एक पाइप फिटर करेगा, और पाइप फिटर का ही एक अलग नाम है प्लम्बर। पाइप फिटिंग का काम घरों में पाइप लाइनों को जोड़ना हो गया या भी और कहीं भी पाइप लाइन से संबंधित कार्य करेगा, उसको पाइप फिटर कहेंगे। हमारा नेक्स्ट फिटर है मेंटेनेंस फिटर। यह फिटर बंद मशीनों को मरम्मत करके उसे पुनः चालू करता है, उसको मेंटेनेंस फिटर करते हैं। यानी कि एक मेंटेनेंस फिटर का काम क्या होगा कि कोई मशीन है वो बंद है, उसको चालू करने के लिए वो मशीन को पार्ट पुर्जे को खोलेगा, उसकी मरम्मत करेगा, उसके जो पार्ट पुर्जे खराब होंगे उसको रिपेयर करेगा, और रिपेयर करने के बाद फिर से लगा कर उसको चालू कर देगा, तो वही हो गया उसका मेंटेनेंस। तो कहला गया मेंटेनेंस फिटर। फिटर का फुल फॉर्म बता ही दिए आपको। नेक्स्ट चलते हैं हम। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, इसी चैप्टर का टॉपिक है दुर्घटना अर्थात कि एक्सीडेंट एक ऐसी घटना है जो हम नहीं चाहते हैं फिर भी हमारे साथ हो जाता है। तो दुर्घटना का डिफिनेशन हम उद्योग धंधों के हिसाब से देखेंगे। दुर्घटना तो हमारे जीवन में भी होते रहता है, लेकिन ये उद्योग धंधों के हिसाब से हम दुर्घटना का परिभाषा देखते हैं। दुर्घटना क्या है, वह अनचाही घटना जिसके कारण शारीरिक, मानसिक और आर्थिक क्षति होती है। नोट कीजिएगा, इसमें शारीरिक भी होगा, मानसिक और आर्थिक भी होगा। यानी कि आर्थिक क्षति कोई उद्योग धंधों में हो सकता है, किसी व्यक्ति का मानसिक रूप से भी क्षति हो सकता है। शारीरिक रूप से कोई व्यक्ति क्षति होगा तो उद्योग धंधों में कार्य में रुकावट आएगा तो वो जिस फैक्ट्री में या फिर जिस कारखाने में काम करना है वहाँ पर कार्य में विलम्ब होगा, जिससे उस कंपनी में प्रोडक्शन या अन्य कार्य में दुविधा हो सकती है। कई कारण हो सकते हैं। अब दुर्घटना के कारण क्या क्या हो सकते हैं, कॉजेज ऑफ एक्सीडेंट। तो दुर्घटना का कारण है केयरलेसनेस यानी कि असावधानियाँ, और रुचि, लॉस ऑफ इंटरेस्ट। यानी कि दुर्घटना किस कारण से भी हो सकता है कि हमारी रुचि ना हो किसी कार्य में, लॉस ऑफ इंटरेस्ट ही नहीं है फिर भी हम काम किए जा रहे हैं, तो वो दुर्घटना का कारण बन जाता है। नेक्स्ट है जल्दीबाजी, हेजिटेशन। यानी कि हम किसी कार्य को जल्दी से जल्दी करना चाहते हैं, जल्दी से जल्दी करने में कोई कार्य गलत हो जाता है, या फिर किसी कार्य में ज़्यादा समय लगता है तो हम उसको जल्दी करने में चक्कर में उसको गलत कर देते हैं, तो वो एक दुर्घटना का स्वरूप हो सकता है। नेक्स्ट है अज्ञानता, इग्नोरेंस। हमारा कार्य करने पर ध्यान नहीं रहता और कहीं और ध्यान चला जाता है, जिससे दुर्घटना होने की संभावना आती है। उत्सुकता होती है, क्यूरियोसिटी। काम करते करते एक उत्सुकता जग जाती है, या फिर यूँ कहे कि काम करते करते कोई और ख्याल आ गया या फिर कुछ और सोचने लग गए। अब है नेक्स्ट है दुर्घटना के कारण में असुरक्षित हस्त औजार, अनसेफ हैंड टूल। यानी कि अपने कार्य में जो उपयुक्त
हस्त औजार चाहिए होता है वो नहीं लेते हैं, असुरक्षित हस्त औजार ले लेते हैं, तो वो भी एक दुर्घटना का ही कारण होगा। असुरक्षित लेआउट यानी कि हमको कोई अगर प्रोजेक्ट मिला है तो उस प्रोजेक्ट का लेआउट पहले अच्छा से बनाएंगे, तभी तो हमारा काम अच्छे से पूरा होगा। लेआउट ही अच्छा नहीं रहेगा, लेआउट ही सुरक्षित नहीं होगा तो काम पूरा होगा तो इसीलिए कहा गया है कि असुरक्षित लेआउट दुर्घटना का कारण है। अब नेक्स्ट है काम करने की अनुपयुक्त तरीका। काम करने के लिए उपयुक्त तरीका का उपयोग न करेंगे तो वह एक दुर्घटना का स्वरूप ले सकता है। अब स्वच्छता की कमी, स्वच्छता यानी कि लैक ऑफ क्लीननेस। अगर मान लीजिए कार्यशाला में, वर्कशॉप में या फिर इंडस्ट्री में आप जहाँ काम करेंगे वहाँ पर आप अपने कार्यस्थल को साफ नहीं रखेंगे, जैसे काम करते करते कोई ऑयल गिर गया या ग्रीस गिर गया तो उससे आपका ध्यान नहीं रहा, बाद में आप चलते चलते जाइएगा कहीं गिर गए तो गिरने के बाद हो सकता है मशीन पर गिर जाए या फिर कोई टूल आपके ऊपर गिर जाए, सील में भी चोट लग सकता है, कुछ भी हो सकता है गिरने पर। इसीलिए कहा गया है कि अपने कार्यशाला में स्वच्छता की कमी नहीं होनी चाहिए। स्वच्छता की अगर कमी हो रही है तो वह एक दुर्घटना का प्रमुख कारण बन सकता है। दुर्घटना का कारण है 10वां नंबर कारण है हमारा अनुशासन की कमी। हमें अनुशासित होकर कार्य करना चाहिए, लैक ऑफ डिसिप्लिन होकर काम कभी नहीं करना चाहिए। और सुरक्षित पहनावा, हमें कार्य करने के लिए जो ड्रेस होता है, हमारे ITI में भी हमें जॉब बनाने के लिए एक ड्रेस होता है, शूज़ होते हैं, हेलमेट होती है, ग्लव्स होता है, तो हम इन सेफ्टी ड्रेस को या फिर सेफ्टी पहनावा को पहनने के बाद ही कार्य करते हैं। जिससे क्या होता है कि दुर्घटना, यदि हमें चोट भी लगती है या फिर और कोई दुर्घटना होती है तो उसमें हम थोड़ी सी सुरक्षा अपने आप को प्रदान कर पाते हैं। नेक्स्ट है हमारा प्रकाश की अनुचित व्यवस्था, यानी कि हमारे वर्कशॉप में प्रकाश आने की कोई उपयुक्त व्यवस्था ना हो, प्रकाश की आवश्यकता कहीं है और आग कहीं और रही है जिसका हम उपयोग ही नहीं कर पा रहे, तो वो होगा, उसे भी दुर्घटना हो सकती है। नेक्स्ट है हमारा अस्वस्थता और थकान, यानी कि हम अस्वस्थ हैं और हमारे अंदर थकान है और फिर भी हम अगर फैक्ट्रियों में या फिर इंडस्ट्री में या अपने वर्कशॉप में चले गए काम करने के लिए तो वो दुर्घटना का कारण हो सकता है। मान लीजिए अस्वस्थ है और काम करते करते कहीं हमारा स्वास्थ्य और अधिक बिगड़ गया तब तो दुर्घटना हो सकता है ना। मान लीजिए नींद आ गया तो सो जाएंगे, मशीन पर बैठे सो जाएंगे तो कैसे होगा। हमारा लास्ट है दुर्घटना का कारण में नशे की आदत, टॉक्सिकेशन। नशे की आदत तो आप सब भली भांति परिचित हैं, नशे करके कोई भी काम नहीं करना चाहिए। हमारा दुर्घटना क्लियर हो गया, दुर्घटना के कारण क्लियर हो गए। अब हम बढ़ते हैं आग के प्रकार, टाइप्स ऑफ फायर। आग को क्लास A फायर में, क्लास B फायर में और क्लास C फायर में, क्लास D फायर में तथा क्लास F फायर में वर्गीकृत किया गया। अब हम पढ़ते हैं कि इन वर्गीकरणों में आग को किस प्रकार से वर्गीकृत किया गया। तो हमारा जो क्लास A फायर है इसके अंतर्गत कार्बोनेशन फायर आता है, लकड़ी से जली आग आती है, कागज़ से जली आग आती है, कूड़ा कचरा से जली आग आती है। यानी कि कार्बोनेशन फायर, कार्बन से लगी आग अगर होगी तो उसे क्लास A फायर में रखेंगे, लकड़ी से लगी आग होगी तो उसको क्लास A फायर में रखेंगे, कागज़ से अगर आग लगेगी तो उसको क्लास A फायर में रखेंगे, कूड़ा या कचरा से लगेगा तो उसको भी क्लास A फायर का आग में ही रखेंगे। नेक्स्ट है हमारा क्लास B फायर आग, यानी कि इसके अंतर्गत आता है ऑयल फायर, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन तेल। यानी कि केरोसिन तेल से लगा हुआ आग, डीजल से लगा हुआ आग और पेट्रोल से लगा हुआ आग, ऑयल से लगा हुआ आग, इन सब से आग लगेगा तो उसको बी फायर में रखेंगे, क्लास B फायर में। और क्लास C फायर है गैस से लगी आग, CH4, LPG और प्रोपेन हो गया, वाटर गैस हो गया, इन सब से अगर आग लगेगी तो उसको क्लास C फायर में रखेंगे। क्लास D फायर आग हो गया, इसके अंदर विद्युत से लगी आग आती है, इलेक्ट्रिसिटी से लगी आग और ज्वलनशील पदार्थों से लगी आग, ज्वलनशील धातुओं से लगी आग। यहाँ पर ज्वलनशील धातुओं से लगी आग को किस क्लास के फायर में रखते हैं तो क्लास D फायर में। यहाँ से ऑब्जेक्टिव प्रश्न आता है इसीलिए इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। क्लास F फायर में कुकिंग ऑयल से लगी आग या फिर फैट से लगी आग, इसको क्लास F फायर में रखते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, ये था हमारा फर्स्ट लेक्चर और इसी तरह से हम नेक्स्ट पार्ट में इस चैप्टर को ख़त्म करेंगे। चैप्टर है हमारा ट्रेड इंट्रोडक्शन, यानी कि ट्रेड इंट्रोडक्शन, सेफ्टी एंड प्रिकॉशन। इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में ख़त्म करेंगे। इसमें हमने फीटर क्या होता है उसको पढ़ा, फीटर को क्या क्या टैलेंट होना चाहिए, यानी कि कौन कौन सी जानकारी उनके पास होनी चाहिए। टाइप्स ऑफ फीटर को देखा हमने, फीटर का फुल फॉर्म को देखा, दुर्घटना को पढ़ा, दुर्घटना के कारण को देखा, आग को पढ़ा, आग को कितने प्रकार से वर्गीकृत किया जाता है, किस क्लास के फायर में कौन सा चीज़ का आग आता है उसको पढ़ा। हमारे नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे अग्निशामक के प्रकार और प्राथमिक उपचार पढ़ेंगे, कृत्रिम श्वसन की विधियाँ पढ़ेंगे, अवशेष पदार्थ के बारे में पढ़ेंगे
और पढ़ेंगे पीपीई किट क्या होता है। उसके बाद पढ़ेंगे कर्मशाला में प्रयुक्त होने वाला चिन्ह क्या है, यानी कि वर्कशॉप में यूज़ होने वाला जो साइन होता है वो क्या होता है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और प्लीज़ सपोर्ट करिए ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो आपके लिए यूँ ही लाता रहूँ। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग। थैंक्स। हम मिलेंगे इसी चैप्टर के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।